पर। नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो प्रियंका गांधी अब कांग्रेस के मिशन 2023 को लेकर के महाकौशल से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। 2018 में विंध्य और 2023 में महाकौशल से आगाज होने जा रहा है। तो महाकौशल से कांग्रेस का विजय अभियान शुरू होगा। जबलपुर में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रियंका गांधी करेंगी, जहां ग्वारी घाट में मां नर्मदा के पूजन का भी कार्यक्रम शामिल है। बड़ी जनसभा को भी प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में महिलाओं से जुड़े हुए एक कार्यक्रम की भी घोषणा होगी। 20 मई को जबलपुर में तैयारियों को लेकर के एक बैठक भी बुलाई गई है। बात की जाए 2018 के चुनाव की, तो 2018 के चुनाव में विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद किया था। 2018 में भी राहुल गांधी ने चित्रकूट से चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। राहुल गांधी ने कामता नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक रैली की थी। चित्रकूट के बाद जबलपुर में भी राहुल गांधी ने एक रोड शो किया था। अब बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में महाकौशल से चुनावी रणभेरी अब जो कांग्रेस है वो भरने जा रही है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश दीक्षित जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगीराज योगेश जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ID24 में हमारे साथ चर्चा में दो मेहमान शामिल होने वाले हैं। तो महाकौशल से चुनावी रणभेरी कांग्रेस भरने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों ही मेहमानों का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा योगीराज योगेश जी से। योगीराज जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि 2018 में विंध्य से शुरुआत की थी और अब महाकौशल से शुरुआत होने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 2018 में यदि विंध्य से शुरुआत की थी राहुल गांधी ने, तो विंध्य के नतीजे तो एकदम उलट आए थे जी। कांग्रेस को जो विंध्य से उम्मीद थी, उम्मीद के अनुकूल परिणाम नहीं आए और विंध्य की बड़ी ज़बरदस्त लहर चली बीजेपी की विंध्य में। मतलब 30 में से 26 सीट बीजेपी जीती विंध्य से। तो अब चूंकि अब अपन इसको कह सकते हैं कि चलो 2018 की बात हो गई, बात पुरानी हो गई और नतीजे और परिणाम बदलते रहते हैं जी। लेकिन निश्चित तौर पर अब चूंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक आइकॉन है और राहुल गांधी का जादू कई जगह तो चला ही गया है जी। तो हो सकता है कांग्रेस को उम्मीद अब प्रियंका गांधी से ज़्यादा है। और विंध्य और महाकौशल भी करीब करीब लगे हुए सेक्टर हैं और महाकौशल में बीते चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था 2018 में जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी फोकस कांग्रेस का विंध्य और महाकौशल पर ज़्यादा है और यही वजह है कि प्रियंका गांधी को वहाँ से एक तरह से शुरुआत करने के लिए लाया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। और ख़ास तौर पर उनकी तवज्जो, जैसा कि आपने जिक्र किया है कि वो महिलाओं को लेकर भी एक बड़ा आयोजन उनके इस मुख्य आयोजन में शामिल है जी। तो डेफिनेटली चूँकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जितनी भी योजनाएं वो महिला सेंट्रिक, वुमेन सेंट्रिक योजनाएं उनकी, आप चाहे लाडली लक्ष्मी की बात कर लें, चाहे लाडली बहना की बात कर लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला योजनाओं की काट के लिए भी कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे रखना चाहती है और उसकी शुरुआत वो महाकौशल से करने जा रही है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से महिला वुमेन सेंट्रिक कुछ योजनाओं से कांग्रेस को गेन करने की स्थिति में रहेगी, कांग्रेस को कुछ लाभ मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है यही 2-3 इश्यूज़ हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे कर इस चुनाव की रणनीति का आगाज़ प्रियंका गांधी के साथ करना चाहती है। चलिए ठीक है। मैं महेश जी से भी मेरा यही प्रश्न रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पार्टी इस वक्त प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे कर रही है बजाय राहुल गांधी के, कहा जा सकता है कि एक सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की? निश्चित रूप से सबसे पहली चुनौती तो कांग्रेस को यही होगी कि जो पुराना 2018 में उनका प्रदर्शन रहा वो उसको बरकरार रख पाए। दूसरी बात है कि कांग्रेस को जिस तरह के पूरे क्षेत्र से, पूरे प्रदेश से रुझान मिल रहे हैं और जो जिस तरह की उम्मीद उन्होंने पाल ली है, उससे उन्हें लगता है कि महिलाओं पर को फोकस करके वो पूरे प्रदेश की आधी आबादी को यदि अपनी तरफ खींच लाते हैं, बड़ा प्रलोभन दिया है उन्होंने लाडली बहना के शिवराज सरकार के जवाब में
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे जैसे महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है जी, और तमाम इस तरह की जो स्थितियां प्रदेश में पैदा हुई हैं, उससे उन्हें लगता है कि सरकार विरोधी एक अंडर करंट प्रदेश में बह रहा है और उसका लाभ वो प्रियंका गांधी को सामने रखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के अलावा कोई ऐसा उनके पास चेहरा भी नहीं है जिससे वो लोगों को अपनी तरफ खींच पाएँ। तो प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा है, तो निश्चित रूप से उन्हें उससे फ़ायदा तो मिलेगा। जी। चलिए ठीक है योगराज जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो कि मध्य प्रदेश से भी होकर के निकली थी, लेकिन बात की जाए महाकौशल की, तो महाकौशल एक ऐसा क्षेत्र था जो अछूता रह गया था उस भारत जोड़ो यात्रा से। क्या ये भी एक वजह कही जा सकती है महाकौशल से शुरुआत करने की? हाँ बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय उस यात्रा में वो ये वाला क्षेत्र कवर नहीं हो पाया था। जी, लेकिन मुझे एक जो चीज़ लगती है वो एक ये है कि महाकौशल अनुकूल रहा है कांग्रेस के लिए। 2018 में भी महाकौशल में उनको अच्छी स्थिति मिली थी। जी, और अभी जब आप ये देखिए नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें भी जबलपुर वो जीते कांग्रेस, जबलपुर का जो महापौर है वो कांग्रेस जीती। ऐसे ही विंध्य में रीवा का कांग्रेस जीती, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जीती। मतलब महाकौशल और विंध्य को कांग्रेस ये मान के चलती है कि ये अब हमारे लिए अनुकूल है, क्योंकि वहाँ अगेंस्ट बीजेपी माहौल नगरीय निकाय चुनाव में देखा गया। जी, तो ये कुछ ऐसे समीकरण कांग्रेस को लगते हैं कि दो बड़े अंचल पर कवर करके, क्योंकि विंध्य की और महाकौशल की मुझे ऐसा लगता है कि ये 55-58 के आसपास सीटें बनती हैं विधानसभा की। 30 के आसपास विंध्य की और 38 के आसपास मेरे ख्याल से महाकौशल की। जी, तो इन 58 में से यदि वो 40 के आसपास भी ये सीट जीतती, क्योंकि पिछले जो अनुभव उनका रहा है विंध्य में तो एक तरह से उनका क्लीन स्वीप हुआ था, मतलब 6 सीटें उनको मिली थी। उनको अब जो फीडबैक मिला है, जो अभी भी जो शिवराज सरकार के खिलाफ जो सीनेरियो देखा जा रहा है, उसमें विंध्य में बहुत संभावनाएं तलाश रही है कांग्रेस, क्योंकि विंध्य में जिस तरीके का माहौल सामने आया है, विंध्य में आप ये देखिए कि 30 में से 26 सीट विंध्य ने दी थी 2018 में। बावजूद इतना तगड़ा मैंडेट देने के बावजूद बीजेपी का मंत्रिमंडल में विंध्य का प्रतिनिधित्व कम रहा। आप देखिए कि केवल 2 मंत्री वहां से रहे और उनमें भी 2 मंत्री ऐसे जिनमें एक वो बहुत अननोन से चेहरा है। मीना सिंह का कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है और बिल्कुल। अभी वो कुछ कर भी नहीं पाए। तो उसकी प्रतिपूर्ति भरपूर्ति ऐसा कह सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने विंध्य से दे दिया। लेकिन बावजूद इसके विंध्य में भाजपा को लेकर असंतोष कम नहीं हुआ। लगातार विंध्य से बीजेपी संगठन को, बीजेपी सरकार को, बीजेपी के नेताओं को लगातार ऐसी शिकायतें, ऐसी खबरें आ रही हैं कि विंध्य में असंतोष अन्य अंचलों की तुलना में ज़्यादा है। और ये फीडबैक कांग्रेस के पास भी है कि विंध्य में यदि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो सीनेरियो एकदम उल्टा हो सकता है। जो 26 सीटें जो बीजेपी जीती थी उसमें से हो सकता है कि 20 के आसपास कांग्रेस चली जाए। ऐसा फीडबैक कांग्रेस को भी है। और इसीलिए आप देखो कि पिछले कुछ दिनों में दिग्विजय सिंह की सक्रियता भी उस क्षेत्र में ज़्यादा रही। दिग्विजय सिंह एक दौरा वहाँ करके आ चुके हैं। तो महाकौशल और विंध्य इस बार कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अनुकूल प्रतीत लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए कांग्रेस की शुरुआत महाकौशल से प्रियंका गांधी को लेकर करना चाहती। दूसरा, प्रियंका गांधी एक महिला का बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए, उस पर भी करना चाहती। और पहले दौर की चर्चा में मैंने आपको जिक्र किया ही था कि मध्य प्रदेश की सारी योजनाएं वुमेन सेंट्रिक हैं। शिवराज की इमेज महिलाओं में बहुत ज़बरदस्त है। तो इसकी काट के तौर पर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को ला रहे हैं और महाकौशल से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जी, चलिए ठीक है। महेश जी से मैं एक सवाल करना चाहूँगा। महेश जी, लाडली बहना योजना शिवराज जी लेके आए, अब उसके बाद नारी सम्मान योजना, जिसे लेकर के आज ही मुख्यमंत्री शिवराज ने ये कहा कि भाई ये सस्ती नकल है और ये सफल नहीं होने वाली है, सिर्फ फर्जी फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ नकल करने की कोशिश भर कर रहे हैं, इसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्या आप भी ये मानते हैं कि इससे ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, शिवराज जी जो लाडली बहना योजना लाए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजों की बात पता चलेगा। सब समझ रहे हैं कि लाडली बहना योजना लाई इसीलिए गई है कि बाकी की सारी योजनाओं में ये खिलाफ हो गए जी। कोई भी योजना इनकी ज़मीनी स्तर पर ऐसी नहीं कही जा सकती कि जिसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम रहे हैं। जी। हाँ,
कागजों में, घोषणाओं में, बातों में बहुत अच्छी अच्छी बातें शिवराज जी करते हैं, करते रहे हैं और ये जनता सब समझ गई है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इस तरह की फौरी योजनाओं को लाने से ना प्रदेश का भला होगा, ना उन महिलाओं का कोई भला होगा। मूल मुद्दा है कि बेरोजगारी, जो आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है या शिवराज जी क्या कर रहे हैं, इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, लाई जा रही हैं। महंगाई की बात करें तो महंगाई पर कोई बात करने तैयार है। बेरोजगारी की बात करें, आज पूरे देश में ये हालत है कि अब भोपाल की ही बात करें कि भोपाल में रोजगार की क्या स्थिति है। आज तक ये मत भोपाल का जैसे कहते हैं कि विकास का कोई ढांचा नहीं लेके आ पाए हैं कि जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं आ सके। ये तमाम तरह की जो फौरी योजनाएं लाकर 1000 रुपये देकर उससे क्या होगा, 1500 रुपये दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा। मूल बात है कि बुनियादी, वो कह रहे हैं कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये इससे होगा क्या। आप इधर सिलेंडर 500 रुपये देंगे, दो चार तरह की इस तरह की टैक्सेस बढ़ा देंगे, आप सब इधर का उधर हो जाएगा। और लोग ये समझ रहे हैं सब बातें, ऐसा नहीं है कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन मूलतः ये बात है कि ना भाजपा बुनियादी समस्याओं पर बात कर रही है, जो लोग मूलभूत समस्याएं हैं, ना कांग्रेस मूलभूत बातें कर, केवल एक दूसरे को जवाब इस तरह की जो सवाल दर सवाल पर सवाल करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की या एक राजनीति चमकाने की बातें हो रही। जनता की बात कोई कर ही नहीं रहा है। जी चलिए ठीक है। योगीराज जी क्या कहेंगे महेश जी की बात पर? जनता की बात कोई नहीं कर रहा है, बस अपनी अपनी कहे जा रहे हैं। हाँ, और जब जनता अपनी बात करेगी तब दोनों को समझ में आएगा जी। क्योंकि अल्टीमेटली आप आखिर जाते आप सत्ता में या सरकार में क्यों आना चाहते हैं जी। आप इसीलिए आना चाहते हैं ना कि आप जनता की सेवा करेंगे, आप जनता के आप पुजारी हैं जनता की, जनता आपकी भगवान है, आप उसके पुजारी हैं। आप बार बार ऐसी बातें करते हैं, तो अल्टीमेटली जब जनता आपके सेंटर में है तो फिर जनता के इश्यूज़ की ही तो बात करनी चाहिए ना, जनता की तो बात आपको करना चाहिए। सही कह रहे हैं महेश जी के, जो मूलभूत जो लोगों की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण आज ज्वलंत जो आज के मुद्दे हैं, बेरोजगारी पे आप बात करें, महंगाई पे आप बात करें, और भी जो आजकल चूँकि पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं को बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लेके बात करना चाहिए। उन मुद्दों पर कोई जाने की कोशिश नहीं करता जी। या तो इन राजनीतिक दलों को ये लगने लग गया कि अब ये मुद्दे जो हैं वो गौण हो गए हैं, इनके बजाय दूसरे जो इमोशन सेंट्रिक जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और इसलिए आजकल के जो राजनीतिक जो दल हैं वो कई ऐसे इश्यूज़ को उठा देते हैं जो मूल मुद्दों से जो पूरा का पूरा ध्यान एक अलग हो जाता है और पूरा का पूरा चुनाव उस मोड पर चला जाता है। अब आप देखो, आप कर्नाटक में जैसा मान लो चुनाव हुआ जी, सारे इश्यूज एक थे, वो जो जैसे ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और उन्होंने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की और धर्मांतरण की बात की, तो मालूम पड़ा कि पूरा चुनाव भी उलट गया, एकदम से स्थितियां बदल गई। तो जो मेन इश्यूज जो होते हैं, जो कोर इश्यूज जो होते हैं, वो एक तरफ रखे रह जाते हैं और फिर पूरा का पूरा चुनाव दूसरी बातों पर चलाया जाता है और उसके आधार पर हार जीत तय हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकतंत्र में जब आप जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वास्तव में आपको जो जनता के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर ही आपको फोकस करना चाहिए। और जनता अब ये बातें सुन सुनकर ऊब भी चुकी है। ये बहुत लोगों को मन बहलाया जा चुका है कि हम ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, उसमें हम 1000 देंगे तो हम सिलेंडर 500 का कर देंगे। लेकिन होता यही है कि आप जब इतनी आप इतनी रिबेट आप देंगे जनता को जी, तो आप डेफिनेटली उसका असर दूसरी चीज़ों पर पड़ेगा। बिल्कुल। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जब बिजली का संकट इसलिए पैदा हुआ था कि आपने बिजली 5 हाउस पावर की फ्री कर दी और झुग्गी बस्तियों में फ्री कर दी, और आखिर यही हुआ कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हो गया। तो ऐसे यदि मुफ्त की घोषणाएं कर करके आप एक संकट को तो कम कर रहे हैं लेकिन दूसरे कई गंभीर संकटों को आप बढ़ा रहे हैं, तो राजनीतिक दलों को इस बारे में सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश के बजट का ध्यान रखना चाहिए। आज हालत ये है कि रोजाना आप कर्जे लेकर तो सरकार चला रहे हैं और फिर आप एक दल कह रहा है कि साहब हम 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे, हम 1500 रुपये महिलाओं को दे देंगे, और अभी वो आम आदमी पार्टी जाएगी तो वो कहेंगे नहीं हम तो फलानी चीजें सब फ्री कर देंगे, फ्री की चीजों का पेटेंट है उनका। तो जी जी, तो वो जब आएंगे तो वो तमाम तरह की बातें करेंगे। लेकिन ये सब बातें आप करिए, लेकिन मध्य प्रदेश का बजट, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी आप ध्यान रखें
और उसके आधार पे आप भविष्य की दिशा भी आप तय करें। ये नहीं कि फ्री देने के चक्कर में आप सब कुछ लुटा दें। आप ये सारी चीज़ें हैं वो लुटा देने के लिए थोड़ी है। आज मान लो बिजली के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है तो उसका लाभ फिर जनता को मिलना चाहिए। बिल्कुल। फिर बिजली महंगी क्यों कर रहे हैं आप? तो ऐसे कई चीज़ ऐसी हैं कि आपको बहुत सारे इश्यूज़ पर आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और उसी दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, बने से बस इसके फ्री की घोषणाएं करने के बजाय। बिल्कुल सही कहा आपने। बजाय फ्री की घोषणा करने के जो कोर मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए। महेश जी, चूंकि महाकौशल की बात चल रही है, महाकौशल और विंद की हम बात कर रहे हैं, तो महाकौशल की भी अगर बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बात कर लें या रोजगार के वहाँ अवसरों की बात कर लें, तो कोई बहुत अच्छी तस्वीर हमारे सामने उभर करके नहीं आती है। और जब हम देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश का ही अगर हम सिनेरियो देखें तो, और खास करके महाकौशल की जो की बात चली है, तो मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि भाई प्रियंका गांधी ठीक है चुनावी आगाज करने जा रही हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है अगर जहां तक महाकौशल का प्रश्न है, उस क्षेत्र का प्रश्न है? देखिए, महाकौशल हो या बुंदेलखंड हो या बघेलखंड हो या बिंद हो, सब में रोजगार की स्थिति इतनी खराब है बिल्कुल कि सबसे ज़्यादा खराब हालत तो महाकौशल की है। महाकौशल में कोई रोजगार ही नहीं है। अगर एक छिंदवाड़ा को अलग कर दें महाकौशल से, तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कुछ काम किया, लेकिन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश नहीं है, छिंदवाड़ा महाकौशल नहीं है पूरा जी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की वादे, जिस तरह की बातें अभी तक होती आई हैं, उसमें नेताओं ने, राजनीति ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके आज तक चुनाव जीते हैं। बुनियादी रूप से जो कोई काम प्रदेश में नहीं हुआ है। सड़क, अब लोगों के मुंह पर एक जुमला चल पड़ा है, अभी आप सुना है कि नहीं सुना, कि अब चुनाव आ गए, शहर की सड़कें बनना शुरू हो जाएंगी पूरे प्रदेश में जी। अब ये होना शुरू हो जाएगा, वो होना शुरू हो जाएगा। चुनाव के 6 महीने पहले ये सब क्यों होता है? मतलब चुनाव के 4 साल आदमी गड्ढों में गाड़ी चलाता है और चुनाव के 6 महीने पहले अच्छी रोडें बना दी जाती हैं। ये हर चीज़ में, हर क्षेत्र में ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि महाकौशल ने ये पूरे प्रदेश की समस्या है, पूरे प्रदेश की एकमात्र समस्या कहें कि बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल और तमाम स्थानीय जो मुद्दे हैं लोगों के, बहुत बुरी हालत है प्रदेश की। दिखने में अच्छी सड़कें दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मोदी जी का चेहरा सामने रखकर सब बातें भाजपा कर रही है। कांग्रेस 70 साल में क्या किया? चैम्बरों में बैठ के राजनीति करते रहे, देश को लूटते रहे जी। क्या किया है बताइए आप जी। आज 2013 में जब मोदी जी आए थे तो एक उम्मीद थी कि देश निराशा के दौर से गुजरेगा। निराशा के दौर से तो गुजरा, लेकिन एक भयंकर पीड़ा के दौर से गुजर रहा है आज देश। बिल्कुल। आज एक घर की किचन का आप पता करेंगे आम आदमी के, जो जिसे कहते हैं कि मध्यम वर्गीय, बहुत परेशान है आज वो। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, हर चीज़ के लिए परेशान है वो। जबकि राजनीति का और राजनेता का मूल धर्म है कि वो जनता की पीड़ा और जनता से जुड़कर जनता क्या चाहती इस पर काम करे, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। वोट कैसे मिलेंगे इस पर पूरा घोषणा पत्र, पूरी बातें हो रही हैं जी। इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा जी। महेश जी, एक चीज़ और, जैसे कोई भी उद्योगपति हो बाहर से अगर मध्य प्रदेश में अपना उद्योग लगाना चाहता है तो उसकी पहली पसंद होता है इंदौर। वो कहते हैं कि भाई इंदौर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जबलपुर या जबलपुर के जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये कहा जाए कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक उतना डेवलप नहीं हो पाया है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ आकर के अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो इंदौर का जो क्षेत्र या मालवा निमाड़ का जो क्षेत्र है, वहाँ स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय लोगों में एक जज्बा है जी। वो खुद उसमें भागीदारी करते हैं। जन भागीदारी, इंदौर के विकास में बड़ा योगदान है जन भागीदारी का। मोहल्ले मोहल्ले समितियों ने नगर निगम को अपने प्रपोजल दे कि हम अपने क्षेत्र में सड़क बनाना चाहते हैं, इतना पैसा हम देंगे, आप हमारी इतनी मदद कीजिए। हम नाली बनाना चाहते हैं, हम पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो सफाई की, आप जो स्वच्छता में नंबर बना, उसमें नगर निगम का जितना योगदान, उससे ज़्यादा योगदान वहाँ की स्थानीय संस्थाओं और लोगों का है जी। और जहाँ तक महाकौशल और बुंदेलखंड की बात करें, अपन बिंद की बात करें, तो यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों पे नहीं दिखाई देता कहीं पर भी। इसकी एक बड़ी वजह ये भी, और दूसरा है कि इंदौर का जो कनेक्टिविटी है वो बॉम्बे से है सीधी, तो पूरा उनका लेन देन उद्योग से सीधा वहाँ से जुड़ा होता है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है वहाँ पर जी। योगीराज जी क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, सरकार को इस बारे में, जैसे कनेक्टिविटी का जो इश्यूज़ है जी, सरकार को कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए और वो सारी फैसिलिटीज़ जो एक इंडस्ट्रीज़ के लिए अनुकूल होती हैं वो प्रोवाइड कराई जानी चाहिए।
और इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि महाकौशल थोड़ा पिछड़ा है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि विंध्य और महाकौशल की यदि आप बात करें पिछले कुछ दिनों में विंध्य में जिस तरीके के डेवलपमेंट के काम हुए, ये कोई सरकार की ऐसा प्रशंसा वाली बात नहीं, लेकिन जैसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट विंध्य में लेके आए। इसके अलावा विंध्य के जो छोटे छोटे सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, मतलब इन छोटे छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। रीवा में हवाई अड्डा बना दिया। तो ऐसा नहीं है, वहाँ काम बहुत ज़बरदस्त। जैसे सीधी की एक वो टनल बनी है, वो भी एक मतलब एक अनोखा उदाहरण है, मतलब वास्तु के हिसाब से भी उसको देखे जाए तो डेवलपमेंट के काम वहाँ बहुत हुए। अभी वो एक विंध्य एक्सप्रेस वे बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के काम चल रहा है। तो ये सारी जो कनेक्टिविटीज़ की जो बात अपन यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सरकार इस दिशा में काम तो कर रही है। कनेक्टिविटी पहले की तुलना में बढ़ी है। एयरवेज की फैसिलिटीज़ भी जबलपुर से कनेक्शन लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक होती हैं, वो अभी भी उस क्षेत्र में पूरी नहीं हो पाई हैं। और इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी को आप कैसे दूर करेंगे? 2-3 यदि आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ उस एरिया में ले, या किसी भी एरिया में यदि आप बड़ी इंडस्ट्रीज लेके आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। और इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है हो सकता है कुछ काम किया जा रहा हो, और नहीं किया जा रहा है तो फिर जनता अपना काम करेगी, वो अपना मैंडेट देगी फिर वो। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश चूँकि कनेक्टिविटी के मामले में गुजरात और जैसा कि सर ने बताया कि बॉम्बे से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उसका उसे फ़ायदा तो मिलता है। और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर स्थिति देखी जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश जो है वो विकास के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा मालूम पड़ता है। तो मेरा आपसे सवाल यही है योगीराज जी कि क्या वो कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आपने रोजगार की बात की है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई बच्चा पास आउट होकर के कॉलेज से निकलता है, वो प्रदेश से ही पलायन कर जाता है। वो निकल जाता है हैदराबाद, वो निकल जाता है बेंगलोर, वो निकल जाता है पुणे, वो निकल जाता है नोएडा, वो निकल जाता है दिल्ली। वो मध्य प्रदेश में रुकना ही नहीं चाहता। उसको रोका कैसे जाए मध्य प्रदेश में? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। हाँ, इसमें क्या है, देखिए आप अपन इसमें वही वाली बात हो गई, एक समन्वित आपको कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे दीक्षित जी ने भी बोला, इंदौर क्यों नंबर 1 रहता है? क्योंकि वहाँ लोगों का पार्टिसिपेंट ज़्यादा है डेवलपमेंट को लेके। अब आप जबलपुर की आप बात करो, जबलपुर संस्कार धानी कहा जाता है। जबलपुर में आपको एग्रीकल्चर कॉलेज भी मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज भी मिलेंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलेंगे आपको। बावजूद मेडिकल कॉलेज में जबलपुर का आदमी जबलपुर में इलाज कराने के बजाय नागपुर चल देता है। बिल्कुल। आज भी मतलब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी आपका प्रेफरेंस, आप मेडिकल के मामले में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको नागपुर देना पड़ता है। तो ये वहाँ के मेडिकल प्रैक्टिशनरों की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, आप एक ऐसा अनुकूल वातावरण पैदा करें उस शहर के लिए। वहाँ जो एक लोभ लालच का जो अभी हमने देखा, व्यापम के मामले में कई बड़े घोटाले हुए। रेमडेसिविर जब इंजेक्शन की बात आई तो सबसे बड़ा घोटालेबाज वहीं पकड़ा गया। तो जब आप ऐसे उदाहरण पेश करेंगे लोगों के सामने, तो इससे शहर की भी बदनामी होती है और एक जो लोग वहाँ आने वाले हैं वो भी फिर संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे सरकार को भी और लोगों को भी। अपने शहर की इमेज कैसी बनाई जाए? क्या कारण है कि अस्पताल जबलपुर में भी है, अस्पताल नागपुर में भी है, बिल्कुल, लेकिन नागपुर में आप बनिस्बत जबलपुर की तुलना में सस्ता इलाज है, अच्छा इलाज है। तो वो यदि आप जबलपुर में करने लग जाए, जबलपुर में देने लग जाए, तो आदमी क्यों जाएगा वहाँ इलाज कराना? ऐसे ही हर सेक्टर का मामला है। चाहे आप जो आप बात कर रहे थे, लोग जबलपुर जो नोएडा चले जाते हैं, बेंगलुरु चले जाते हैं, पुणे चले जाएंगे। तो जब आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर आप शहर में प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन आप शहर में प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा एजुकेशनल माहौल आप कराएंगे, तो क्यों लोग दूसरे शहरों में जाएंगे? तो सरकार को, लोगों को इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, महेश सर से मैं रिएक्शन लेना चाहूँगा। सर क्या कहेंगे योगीराज जी की बात पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं योगीराज जी। और मैं इस मामले में एक बात और कहना चाहता हूँ कि अभी प्रदेश की जो कार्य संस्कृति बाबू संस्कृति से बाहर नहीं निकल पा रही है। जी, राजनेताओं में इच्छा शक्ति है, लोग काम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री बाहर से आना चाहती, लेकिन प्रश्न है जो एनओसी हैं उनमें सालों लग जाते हैं, जमीन अलॉटमेंट में सालों लग जाते हैं, पानी की समस्या, बिजली की लाल फीताशाही इतनी ज़्यादा हावी है कि आदमी वो कार्रवाइयाँ करते करते अंततः सोचता है इससे अच्छा तो यार ना लगाओ। तो हजारों लोग एमयू साइन करने के बाद केवल मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं आए कि उनको इस बाबू संस्कृति ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो उन्होंने सोचा कि आप छोड़ो। ये बात गुजरात में देखें, बॉम्बे में देखें, महाराष्ट्र में देखें, ये बहुत आगे हैं हमसे, इसीलिए आगे हैं। क्योंकि गुजरात का एक उदाहरण बताता हूँ कि एक जो सीवेज से पानी साफ करने वाली जो
कंपनी लगाना चाहती थी यहाँ पर इंडस्ट्री, जी तो वो मध्य प्रदेश के एक अफसर से मिली कि साहब मैं लगाना चाहता हूँ। तो कह हमको कितना दोगे आप? जी तो उन्होंने कहा साहब 15% तो हम देते हैं, नियम है हमारे यहाँ। कह साहब 30% चाहिए हमको। जी तो उन्होंने कहा साहब 30% कैसे देंगे? कह आप क्वालिटी वालिटी से हमें कोई लेना देनी, आप तो लगाओ, हम 30% हमको दे दो। उन्होंने कहा साहब क्वालिटी से वो नहीं करते समझौता। वही व्यक्ति जब मोदी जी गुजरात में थे मुख्यमंत्री, वो मोदी जी से मिला, वो प्लांट वहाँ लगा लिया गया। जी तो मेरा कहना है कि जो बाबू संस्कृति है हमारे यहाँ, वो इंडस्ट्री को इस देश प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इससे सरकार को निकालना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। से निकालना पड़ेगा उसको। जी जी, ये सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहता है प्रदेश में, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि लाल फीताशाही है और अफसरशाही हावी है, तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाकौशल से प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने वाली हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कि महाकौशल पर फोकस करके कितना फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिलता है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इस खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है ID24 पर। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।